अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। वो डायनामाइट को शांति का माध्यम बताते थे। तर्क ये कि जिस दिन देशों को ये एहसास होगा कि एक झटके में पूरी सेना खत्म हो सकती है, वे युद्ध की कल्पना करना भी छोड़ देंगे। नोबेल ने अपने मित्र और ऑस्ट्रियन लेखिका वार्था वोन सटनर को लिखा था, यह संभव है कि मेरी डायनामाइट की फैक्ट्रियां आपके शांति सम्मेलनों के से पहले युद्ध पर लगाम लगा दें। उनका दावा गलत साबित हुआ। नोबेल डायनामाइट से होने वाली तबाही देखने के लिए जिंदा नहीं रहे। इसी तरह एटॉमिक बॉम्ब के जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने पहला परमाणु परीक्षण देखने के बाद कहा था, मैं मृत्यु का रूप ले चुका हूं, मैं दुनिया का विनाशक बन गया हूं। ओपेनहाइमर का चरित्र उसके बाद हमेशा के लिए बदल गया। वो ताउम्र परमाणु युद्ध की आशंका को टालने की मुहिम चलाते रहे, लेकिन दुनिया ने न तब सीखा और न अब। इस कड़ी में नया नाम पेगासस का है। इसे तकनीक का एटम बम भी कह सकते हैं। पेगासस एक मोबाइल स्पाईवेयर है जिसका इस्तेमाल फोन की हैकिंग में होता है। इसे इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप बनाती है। कंपनी दावा करती है कि वो पेगासस सिर्फ और सिर्फ सरकारों को बेचती है, आतंकी घटनाओं और आपराधिक गिरोहों पर लगाम कसने के लिए। दावा यह भी किया जाता है कि इसका इस्तेमाल कभी भी निजी फायदे के लिए नहीं होता, लेकिन दावे से इतर की हकीकत कुछ और ही है। आज हमारा फोकस दो खुलासों पर होगा। पहला मामला अमेरिका का है। एक विसल ब्लोअर ने यह आरोप लगाया है कि एनएसओ ग्रुप ने अमेरिका की एक मोबाइल सिक्योरिटी कंपनी को खूब सारा पैसा ऑफर किया। किस काम के लिए? ग्लोबल सिग्नलिंग नेटवर्क के एक्सेस के लिए, ताकि लोगों के फोन्स के जरिए उनकी निगरानी की जा सके। आरोप 2017 में ही लगाए गए थे। अब उसकी रिपोर्ट बाहर आई है। दूसरा मामला इजराइल का है, वहीं से जहां से पेगासस निकला। जनवरी 2022 में एक इजरायली वेबसाइट कैलकुलिस्ट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। इसके मुताबिक इजराइल की पुलिस ने पेगासस के जरिए अपने ही नागरिकों का फोन हैक किया। 1 फरवरी को इजराइल की पुलिस का बयान आया। उन्होंने कहा कि आरोप सच है। आज जानेंगे पेगासस को लेकर हुए नए खुलासों की पूरी कहानी क्या है, इसने अमेरिका और इजराइल की नींद क्यों उड़ा दी है और इन खुलासों का असर क्या होगा। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। आज की कहानी सुनाने से पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इजराइल की एक सीक्रेट इंटेलिजेंस यूनिट है। इसका नाम है यूनिट 8200। इजराइल की मोसाद हो या आर्मी के सीक्रेट ऑपरेशंस, उसके पीछे खुफिया जानकारियां जुटाने का काम इसी यूनिट का है। इस यूनिट में काम कर चुके कई लोगों ने बाद में अपना स्टार्टअप शुरू किया। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने यूनिट 8200 की विकसित की तकनीक से प्रेरणा ली। 2010 में दो दोस्तों ने मिलकर एनएसओ ग्रुप की स्थापना की। ये कंपनी मोबाइल सर्विलांस में हाथ आजमाने आई थी, ताकि सरकारी जांच एजेंसियां अपराधों पर नजर रख सके। एनएसओ ग्रुप ने 2011 में पेगासस लॉन्च किया। ये अब तक नामुमकिन समझे जाने वाले कामों को आसानी से पूरा कर सकता था। मसलन स्मार्टफोन्स में सेंध लगाना, डेटा चुराना। ये फोन कॉल, मैसेज, ईमेल्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट, लोकेशन सबको क्रैक कर सकता था। ये फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे ऐप्स के माध्यम से भेजी गई जानकारियों को भी हैक कर लेता था। ये पेगासस दूर बैठकर आपके मोबाइल की मालिक बन जाती थी। वो फोन के साथ जो चाहे करती, आप पर 24 घंटे निगाह रखती, वो भी बिना आपकी जानकारी के। पेगासस को अब तक का सबसे शक्तिशाली मोबाइल स्पाईवेयर बताया जा रहा है। हमने दुनियादारी में पहले यूनिट 8200 और प्रोजेक्ट पेगासस के बारे में विस्तार से बताया हुआ है। आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2021 में 17 मीडिया संस्थानों ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिश की, प्रोजेक्ट पेगासस। इस रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह से दुनिया भर की सरकारें पेगासस के जरिए अपने आलोचकों और विरोधियों की जासूसी कर रही हैं। इनमें पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता के अलावा आम लोग भी शामिल थे। एनएसओ ग्रुप ने दावा किया कि पेगासस संभावित आतंकी घटनाओं और दूसरे संगीन अपराधों को रोकने के काम आता है। जैसे कि मेक्सिको ने कुख्यात ड्रग तस्कर अल चापो को पेगासस की मदद से ही पकड़ा था। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने पेगासस के जरिए कई आतंकी घटनाओं का पर्दाफाश किया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जब प्रोजेक्ट पेगासस छपकर बाहर आया, तब पता चला कि सरकारों ने पेगासस का कतई गलत इस्तेमाल किया है। मसलन आलोचकों और विरोधियों पर नजर रखने में, पत्रकारों को धमकाने में, शासकों के निजी हित में आदि।
कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मेक्सिको पेगासस के सबसे पहले खरीदारों में से एक था। वहां की सरकार ने पेगासस को सिर्फ अल चापो को पकड़ने या ड्रग गैंग्स को खत्म करने के लिए यूज नहीं किया, बल्कि इसके जरिए पत्रकारों और राजनीतिक विरोधियों पर भी नजर रखी गई। सऊदी अरब ने पेगासस के जरिए पत्रकार जमाल खशोगी पर भी नजर रखी। जमाल का तुर्की के सऊदी दूतावास में कत्ल कर दिया गया था। बाद में उनकी मंगेतर के फोन में भी पेगासस लगाया गया था। दुबई के शासक ने अपनी पत्नी प्रिंसेस हया और उनके वकीलों के खिलाफ पेगासस का इस्तेमाल किया। भारत समेत कई देशों की सरकारों पर पेगासस के नाजायज इस्तेमाल का आरोप लगा। प्रोजेक्ट पेगासस में तकरीबन 50,000 फोन्स की जानकारी बाहर आ गई थी, जिन पर निगाह रखी जा रही थी। इनमें सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, पत्रकार, विपक्षी नेता शामिल थे। एनएसओ ग्रुप लगातार इन आरोपों से इनकार करता रहा। उसने गलती मानने से इनकार कर दिया। कंपनी ने कहा कि हमारी पॉलिसी सख्त है और हम पूरी पड़ताल के बाद ही अपनी टेक्नोलॉजी बेचते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर का गलत इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। मीडिया रिपोर्ट्स कंपनी के दावों को झूठा साबित करती है। आज हम पेगासस की कहानी फिर से क्यों सुना रहे हैं? हमने एपिसोड की शुरुआत में अमेरिका और इजराइल में हुए 2 खुलासों का जिक्र किया था। पहले अमेरिका वाला मामला समझ लेते हैं। कैलिफोर्निया की एक कंपनी है मोबिलियम। ये दुनिया भर में मोबाइल कंपनियों को सिक्योरिटी सर्विस मुहैया कराती है। इस कंपनी के एक पूर्व सीनियर अधिकारी ने एनएसओ ग्रुप के साथ एक आपत्तिजनक बातचीत का दावा किया है। गैरी मिलर मोबिलियम के वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने 2020 में कंपनी छोड़ दी। मिलर का आरोप है कि 2017 में एक मीटिंग के दौरान एनएसओ ग्रुप ने एक दिलचस्प ऑफर दिया था। उस मीटिंग में एनएसओ के 2 को-फाउंडर भी शामिल थे। उसी दौरान एक ओमरी लाविये ने SS7 नेटवर्क का जिक्र छेड़ा था। इस नेटवर्क के जरिए दुनिया भर में कॉल्स और दूसरी सेलुलर सर्विसेज को रूट किया जाता है। मिलर ने दावा किया कि एनएसओ ग्रुप इस नेटवर्क में एक्सेस के बदले मनचाहा पैसा ऑफर कर रहा था। इस मीटिंग के कुछ महीने बाद मिलर ने FBI को गुमनाम टिप भेजी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने इस जानकारी को जस्टिस डिपार्टमेंट और एक अन्य एजेंसी के साथ साझा किया। मिलर ने कैलिफोर्निया के सेनेटर टेड लियू को भी भेजा। लियू इसे लेकर जस्टिस डिपार्टमेंट के पास गए। लियू ने कुछ संशोधित कॉपीज फॉरबिडन स्टोरीज, प्रोजेक्ट पेगासस और वॉशिंगटन पोस्ट को भी दी। दस्तावेजों की स्टडी के बाद रिपोर्ट बाहर आई है। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। एनएसओ ग्रुप का कहना है कि उसने मोबिलियम के साथ कभी कोई कारोबार नहीं किया, वो कभी नकदी में सौदा नहीं करते। उनका कहना है कि सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। इस रिपोर्ट का क्या मतलब निकाला जाए? जानकारों का कहना है कि अगर आरोपों में तनिक भी सच्चाई है तो मामला संगीन है। SS7 नेटवर्क में दुनिया के हर मोबाइल कस्टमर की जानकारी मौजूद है। एनएसओ ग्रुप आम नागरिकों के फोन नेटवर्क पर नियंत्रण क्यों चाह रही थी, इस पर जवाब देना होगा। एनएसओ ग्रुप ने दावा किया था कि उसके स्पाईवेयर का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल के नागरिकों के ऊपर नहीं होगा। यह रिपोर्ट उस दावे को छलावा साबित करती है। अमेरिका ने नवंबर 2021 में एनएसओ ग्रुप को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी एजेंसियां कंपनी पर लगे आरोपों की जांच कर रही हैं। इस संबंध में कई लोगों से पूछताछ भी हुई। हालांकि इस जांच का पूरा दायरा अभी पता नहीं चला है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। यह तो हुई अमेरिका की बात। अब इजराइल वाला मसला क्या है? 18 जनवरी 2022 को एक फाइनेंशियल डेली कैलकुलिस्ट ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिश की। इसमें एक जबरदस्त खुलासा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल पुलिस 2013 से ही अपने नागरिकों के खिलाफ पेगासस का इस्तेमाल कर रही थी, वो भी किसी वारंट या कोर्ट के आदेश के बिना। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पेगासस के जरिए विपक्षी नेताओं, LGBTQ प्रोटेस्टर्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया गया। पुलिस ने 2013 में पेगासस का बेसिक वर्जन खरीदा था। उसके बाद हर साल और पैसे देकर इसे अपग्रेड किया जाता रहा। इजरायली न्यूज वेबसाइट हारेट्स के पास भुगतान की एक रसीद है। इसके मुताबिक पुलिस ने एनएसओ ग्रुप को पेगासस के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इजराइल एनएसओ ग्रुप का इस्तेमाल बाकी दुनिया से अपने संबंध बेहतर करने में करता रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू मार्च 2009 से जून 2021 तक इजराइल के प्रधानमंत्री रहे हैं। उनकी विदेश नीति का एक ट्रेंड देखा गया है। जानकारों की माने तो जिन भी देशों ने पेगासस का गलत इस्तेमाल किया, उनसे नेतन्याहू सरकार के संबंध बेहतर होते गए। रिपोर्ट आने के एक हफ्ते बाद एनएसओ ग्रुप के चेयरमैन एशर लेवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
हालांकि उन्होंने कहा कि इसका रिपोर्ट से कोई संबंध नहीं है। 1 फरवरी को इस मामले में नया मोड़ आया। इजरायली पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि उनके डिपार्टमेंट के कुछ लोग पेगासस के जरिए अपने ही नागरिकों की जासूसी कर रहे थे। बयान में यह भी कहा गया कि जानकारियां हैरान करने वाली है। इजराइल के अटॉर्नी जनरल ने पुलिस से सख्त कदम उठाने के लिए कहा है। जांच के लिए इंक्वायरी टीम बना दी गई है। इस मामले में जो कुछ नया होगा उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब बारी है सुर्खियों की। पहली सुर्खी पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी बिसाऊ से है। 1 फरवरी को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के कई मंत्री गवर्नमेंट पैलेस में बैठे थे। इसी दौरान कुछ बंदूकधारियों ने पैलेस को घेर लिया। 5 घंटे तक चली गोलीबारी के बाद मामला शांत हुआ। हमलावरों की साजिश को नाकाम कर दिया गया। सरकार का कहना है कि यह तख्तापलट की कोशिश थी। अभी तक हमलावरों को ठीक से पहचाना नहीं जा सका है। गिनी बिसाऊ 1974 में पुर्तगाल से आजाद हुआ था। तब से अब तक यहां 4 तख्तापलट सफल हो चुके हैं, जबकि 10 से अधिक दफा साजिश नाकाम रही है। पिछला सफल तख्तापलट 2012 में हुआ था। अगर गिनी बिसाऊ में 1 फरवरी वाली साजिश कामयाब होती तो ये इस साल का दूसरा तख्तापलट होता। इससे पहले जनवरी में बुर्किना फासो में सेना ने लोकतांत्रिक सरकार पलट दी थी। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि।